राजपूत को विश्वास सिंह की हवेली के एक अंदरूनी कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाजे पर 2 पहरेदार मुकर्रर करके हम बेफिक्र हो गए थे। रात का खाना खाकर धर्मू दादा अपने गिरोह के साथ अपने कैद साथियों को छुड़वाने रवाना हो गया, जबकि मैं और लौरा राजपूत से तफ्तीश करने पहुंच गए। वो फर्शी बिस्तर पर लंबा पड़ा था। धर्मू के आदमियों ने उसकी मुश्कें कस दी थी। हमारे बैठने को पहरेदार 2 कुर्सियां ले आए। हमने इत्मीनान से नशिस्त संभाली। राजपूत कीनातोज नजरों से मुझे घूर रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए गुफ्तगू की इब्तिदा की। गुस्से में लग रहे हो राजपूत दादा? वो कहर आलूद लहजे में बोला। गो तुमने मकामी सहारे ढूंढ लिए हैं, मगर ज्यादा अरसे तक आजाद नहीं घूमोगे। मैंने मुंह बनाया, जल्द ही जान जाओगे कि मैं मकामी लोगों का सहारा ले रहा हूँ या दे रहा हूँ। वो बोला, एक पेशकश कर रहा हूँ। वो एकदम सौदेबाजी पर आ गया। बोला, ठंडे दिमाग से सोच लो, ये तितली हमारे हवाले करो, हिफाजत से पाकिस्तान की सरहद उबूर करो, मुंह मांगे दाम वसूल करो, और जिन मालूमात के हुसूल के लिए जासूस बनकर आए हो वो भी तुम्हें मुहैया कर दी जाएंगी। मैंने अहमकाना अंदाज में पूछा, कह कहा लगाने की इजाजत है? उसने फलसफा बघारा, हंस लो, मगर याद रहे मुस्कुराहटें तादेर सलामत नहीं रहती। मैंने कहा, अगर चाहते हो तुम्हारे साथ वो कुछ न हो जो मेरे साथ तुम्हारे उकूबत खाने में हुआ था, तो मेरे सवालों का दुरुस्त जवाब देना शर्त है। वो बेखौफी से बोला, राजपूत अजियतें झेलने का आदी है। मैंने उसकी आंखों में झांका। आजमाने की दावत दे रहे हो या सिर्फ मुत्तला कर रहे हो? उसने नजरें चुराने की कोशिश नहीं की थी। बोला, जो समझो। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, किसी के पांव के नीचे मोमबत्ती जलाकर रख दी जाए तो क्या एक मोमबत्ती तलवे में सुराख कर पाएगी या खून गिरने से बुझ जाएगी? वो बोला, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं मुतबस्सम हुआ, धमका तो सकता हूँ ना, क्या पता डर जाओ। वो अज़्म से बोला, गलत फहमी है तुम्हारी। मैंने उसे लौरा की तरफ मुतवज्जे किया जो बेतासुर चेहरा लिए उसे घूर रही थी। जानते हो इस तितली के इरादे क्या हैं? राजपूत ने होंठ सुकेड़ते हुए बेपरवाही जाहिर की, गोया लौरा के इरादे उसकी नजर में किसी अहमियत के हामिल नहीं थे। मैंने छोटा सा वक्फा देकर इंकिशाफ किया। शुक्ला ने इसे ज्यादती का निशाना बनाया है और हर वो शख्स जो इसका जिम्मेदार है ये उसे इस काबिल नहीं छोड़ेगी कि आइंदा किसी गैर लड़की तो क्या अपनी बीवी के पास भी जा सके। वैसे आजकल साइंस काफी तरक्की कर गई है। लूले लंगड़ों की तरह नामर्दों का इलाज भी मुमकिन है या? बात अधूरी छोड़कर मैंने कंधे उचकाए। राजपूत की आंखों की गहराई में इज़्तिराब की लहरें उठी, मगर उसने चेहरे पर खौफ जाहिर न होने दिया। शायद कुछ लोगों को मेरी गुफ्तगू फजूल लगेगी, मगर मैं मजाक या गपशप के मूड में नहीं था। न मेरा इरादा वक्त जाया करने का था। दर हकीकत मजबूत आसाब के मालिक अफराद की कुव्वत इरादी तोड़ने के लिए ऐसे नफ्सियाती हरबों की जरूरत पड़ती है। पुछगिछ के लिए किसी को पीटने और एकदम तशद्दुद का निशाना बनाने की बजाय उसे ज़हनी अजियत पहुंचाना उमूमन ज्यादा मुफीद साबित होता है। और हकीकत यही है कि तकलीफ झेलना इतना मुश्किल नहीं होता जितना तकलीफ झेलने का इंतजार होता है। मेरी बात जारी थी। अच्छा ये बताओ, आरी से टांग कटने की तकलीफ ज्यादा होती है या कुल्हाड़ी से? नहीं पता। मैंने सर को दाएं बाएं जुम्बिश देते हुए मुंह बनाया। और हथौड़े से पिंडली को कुचला जाए तब भी दर्द ज्यादा होगा या आग में जलाने से? बल्कि नहीं, आग में जलाने से तो पूरी टांग कटेगी ना, क्योंकि कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त नहीं हुआ कि सिर्फ पिंडली को आग से जलाकर काटा जा सके। या ऐसा कोई तरीका है? क्या कहते हो? वो बोला, राजपूत ऐसी बातों से खौफ नहीं खाता। बज़ाहिर उसने बहादुरी दिखाई, मगर उसके लहजे में पहले वाला दमखम बाकी नहीं था। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, जबान बंद रखने का तुम्हें क्या इनाम मिलेगा? सरकारी आदमी तो हो नहीं कि कोई एजाज, सनद या तमगा मिले। अलबत्ता तुम्हारी कटी फटी लाश पुलिस वालों के काम आएगी कि तुम्हें पुलिस मुकाबले में मुर्दार करार देकर इनाम और तरक्की के हकदार ठहरेंगे। और तुमसे तो तुम्हारा छोटा भाई विशाल गुप्ता अक्लमंद साबित हुआ कि सब कुछ उगल कर अपनी खाल और जान बचा ली। उसकी हठ धर्मी में दरार पड़ी। वो बोला, मैं कैसे यकीन करूं कि मालूमात लेकर तुम मुझे कुछ न कहोगे? मैंने कहा, तुम्हारे भाई विशाल पर काबू पाने के बावजूद उसे कुछ नहीं कहा, ना तुम्हें कुछ कहने का इरादा रखते हैं। हकीकत तो यह है कि तुम्हारे साथ हमारी कोई दुश्मनी ही नहीं है। पूछगिछ के बाद तुम्हें इन मकामी गुंडों के हवाले करके हम अपनी राह लेंगे। इनसे सौदेबाजी करना तुम्हारी अपनी सवाबदीद है। चंद हजार पर राजी होते हैं या ज्यादा के तलबगार हैं? वो बेयकीनी से बोला, अपने अल्लाह की कसम खाओ कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। मैं खुलूस दिल से बोला, अल्लाह पाक की कसम, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि लौरा की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। और हकीकत भी यही थी। मेरा उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि मेरी हद्दुल वसा कोशिश यही थी कि इंडिया में किसी के साथ खामखा पंगेबाजी न हो। मेरा दुश्मन सिर्फ धीरेंद्र शुक्ला था। अलबत्ता धर्मू की जिम्मेदारी मैं कबूल नहीं कर सकता था। वो उनका आपस का मामला था। मैंने इशारतन बोल भी दिया था कि उसे गुंडों के हवाले करूंगा ताकि झूठ और धोखेबाजी से बच सकूं। उसने रजामंदी जाहिर की। क्या पूछना है?
मैं इत्मीनान से बोला, शुक्ला के बारे में जो कुछ जानते हो उगल दो। वो तंजिया अंदाज में बोला, ये तितली इतनी पसंद आ गई है कि उसकी खातिर शुक्ला से दुश्मनी गांठ ली। मैंने कहा, मोहब्बत बहुत कुछ करवा देती है यार। मैंने ऐसे अंदाज में फलसफा बघारा कि उसकी गलत फहमी दूर हो, ना झूठ बोला जाए। उसने डराने की कोशिश की, बोला, खुलूस दिल से मशवरा देता हूँ, सर शुक्ला का ख्याल दिल से निकाल दो। इस बुलबुल को भी समझा बुझा कर वापस भेज दो, या राजी है तो अपने साथ पाकिस्तान ले जाओ, फायदे में रहोगे। मैं हंसा। तुम्हारे मुताल्लिक इस तफसार पर विशाल गुप्ता ने इंकिशाफ किया था कि बेहतर होगा कि भेड़ों के छत्ते में हाथ न डालो और तबई उम्र तक जिंदगी के मजे लूटो। तुम हकीर कीचवे की तरह मेरे सामने बेबस लेटे हुए हो। उसके चेहरे पर गुस्सा नमूदार हुआ। बोला, बेखबरी में तुम्हारे हाथ आ गया हूँ, कभी दोबारा सामना हुआ तो देख लोगे। मैंने कहा, मैं शुक्ला को चिट्ठी लिख कर अपने हमले के बारे में पहले से मुत्तला करने का कोई इरादा नहीं रखता, और यकीनन तुम भी जबान दोगे कि यहाँ से जाकर उसे बाखबर नहीं करोगे। उसने जान छुड़ाना चाही। बोला, मैं शुक्ला साहब का मुलाजिम हूँ और मेरे पास उनके मुतालिक कोई खास मालूमात नहीं है। मैंने कहा, खास और आम का तायुन मैं खुद करूंगा, तुम तफसील बताना शुरू करो, और अंग्रेजी जानते हो तो मेरी साथी भी तुम्हारी जबानी सब कुछ सुनना पसंद करेगी। वो बोला, अंग्रेजी पर इतना अबूर नहीं है, और वो शुक्ला के मुतालिक तफसील बताने लगा। लुब्बे लुबाब यही था कि शुक्ला बहुत ऊंची शह है। इंडिया के 5-6 बड़े शहरों में उसकी महल नुमा कोठियां बनी हुई हैं। उसके पास जाती हेलीकॉप्टर मौजूद था, तभी उसके लिए दिनों का फासला घंटों और घंटों का मिनटों में तय करना दुश्वार न था। मुसलसल काम की वजह से वो शाज़ो नादिर ही किसी जगह हफ्ता डेढ़ गुजार पाता है। अलबत्ता उमूमन उसका कयाम मुंबई में होता था। उसका कारोबार निहायत मुंजबित बुनियादों पर कायम था। उसकी इंतजामिया में काबिल भरोसा और आला सलाहियतों वाले लोग शामिल थे। उसके मुहाफिजों में बड़ी तादाद इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कमांडोज की है, जिन्हें वो भारी तनख्वाहें देता है। बास तो नौकरी के इख्तिताम से पहले ही मुस्ताफी होकर उससे आन मिले थे कि उसने इंडियन आर्मी से ज्यादा मरात और तनख्वाह की पेशकश की थी। उसका जायज और नाजायज कारोबार ज्यादातर समंदर के रास्ते से होता था। उसका एक बेटा और बेटी थे। बेटी हादसे में हलाक हो चुकी थी और अब फकत बेटा ही बचा है। परमा अंसारी उसकी लाडली नवासी थी। उसकी माँ किसी हादसे में फौत हो चुकी थी। वो पढ़ रही थी और शुक्ला उस पर जान देता था। इससे ज्यादा मालूमात वो परमा के मुताल्लिक नहीं रखता था। अलबत्ता परमा उसे अंकल कहती थी और अपने नाना के दोस्त के हवाले से जानती थी। शुक्ला का बेटा विघ्नेश शुक्ला बज़ाहिर कारोबारी शख्सियत था, मगर दरपर्दा बाप के काले करतूतों में शामिल था। उसकी कमजोरी दौलत और औरत थी। हद दर्जे का अय्याश था। कई औरतों की इज्जत खराब कर चुका था, मगर उसके गिरबान तक आम आदमी की रसाई न थी। असलहे की कानूनी और गैर कानूनी स्मगलिंग के अलावा खतरनाक नशे की स्मगलिंग में भी वो पेश था। गो राजपूत उसका खास आदमी था, मगर वो उसे भी राजदार बनाने पर तैयार नहीं था। राजपूत को वो उतना ही बताता था जितना उससे काम लेना होता था। करण चावला से भी उसके करीबी ताल्लुकात थे और करण चावला उसके बेटे विघ्नेश शुक्ला का गहरा दोस्त था। यह भी मालूम हुआ कि धीरेंद्र शुक्ला अपने लिबास के नीचे बेहतरीन किस्म की बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहता है। खुसूसी तौर पर तैयार शुदा जैकेट वजन में बहुत हल्की मगर कारकर्दगी में उम्दा तरीन थी। उसकी कार बल्कि उसके मुहाफिजों की कारें भी बुलेट प्रूफ थी। मैं कुरेद कर राजपूत से शुक्ला के मुतालिक पूछता रहा। कुछ बातें तो अंसारी साहब से मुझे मालूम हुई थी, उनकी तस्दीक हुई और बहुत सी नई बातें मालूम हुई। इस दौरान लौरा खामोश तमाशाई बनी रही। राजपूत को अच्छी तरह निचोड़ने के बाद मैं नशिस्त छोड़ते हुए उठा। शुक्रिया राजपूत दादा, हमारी तरफ से तुम आजाद हो। अब तुम जानो और हमारे मकामी मददगार, हम तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे। राजपूत के चेहरे पर इत्मीनान उभरा। तुमसे इसी सुलूक की तवक्को थी। पीछे से आवाज आई, और मुझसे किस सुलूक की तवक्को है? धर्मू दादा की आवाज नहीं, एटम बम था जो राजपूत को सर से पांव तक लर्जा गया। उसके चेहरे की रौनक फीकी पड़ गई। खुश्क लबों को तर करते हुए वो शाकी हुआ। तुमने मुझे धोखा दिया है। उसका मुखातिब मैं था। मैंने नफी में सर हिलाया। इसे धोखा देना नहीं कहते, ना मुसलमान धोखा दिया करते हैं। ज्यादा से ज्यादा गलत फहमी में मुब्तला करने का इल्जाम धर सकते हो, और गलत फहमी का सबब तुम्हारी अपनी सोच है। मैंने तो वजाहत कर दी थी कि तुम जानो और तुम्हारे मकामी दोस्त। वो बोला, तुम्हें पहले से वजाहत करनी चाहिए थी कि तुम धर्मू के आदमी हो। मैंने सफाई दी, हम बस साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि खुशकिस्मती से हमारा हदफ एक ही था, और धर्मू दादा का जिक्र शुरू में न करने का मकसद तुम्हें तशद्दुद और खुद को बेजा कोफ्त से बचाना था। वरना जो कुछ तुम आराम से बता चुके हो, ये सब तुम्हारे हलक में हाथ डालकर उगलवाना बिल्कुल मुश्किल ना होता। अगर शक है तो कोई मालूमात छुपाने का दावा करके जांच सकते हो। धर्मू मुझे मुखातिब हुआ। साथी, मेरा ख्याल है तुम्हारा काम हो गया है। मैंने खुश दिली से सर हिलाया। बिल्कुल,
हमारी तरफ से राजपूत दादा फारिग है। नशिस्त संभालते हुए धर्मू दादा ने अपने एक चेले को हुक्म दिया, इसकी बंदिशें खोल दो। अदब से जी दादा कहकर उसने चाकू निकाला और राजपूत की बंदिशें काट दी। धर्मू दादा का ये हुक्म उसके खुद पर एतमाद को जाहिर कर रहा था। यकीनन वो लड़ाई भिड़ाई का माहिर था, तभी तो फौरन ही राजपूत की मुश्कें खोलने का कहा। राजपूत बैठकर कलाइयां और पिंडलियां मसलने लगा। मैंने चंद लम्हों के लिए कदम रोके कि उनकी गुफ्तगू सुनूं, मगर लौरा ने बेजारी से पूछा, तुम्हारी तफ्तीश अब तक बाकी है? मैंने नफी में सर हिलाया तो वो बोली, चलो। मुझे हाथ से पकड़कर उसने दरवाजे की तरफ खींचा। यकीनन उसे राजपूत की बताई हुई तफसील सुनने की बेसब्री थी। मैंने हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसने मुंह बसोरा, मगर मैं बोला, कहा ना तुम चलो। उसे पुचकारता हुआ मैं मुड़ा और धर्मू के साथ नशिस्त संभाल ली। लौरा पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। धर्मू ने मेरी मौजूदगी को काबिले एतना नहीं जाना था। वो राजपूत से हिसाब किताब मांग रहा था। राजपूत का जुर्म धर्मू के इलाके पर कब्जा नहीं, बल्कि धर्मू को मरवाने की कोशिश था। आपस की लड़ाई में चेलों चमचों की हलाकत काबिले मुआफी थी, मगर किसी दादा पर हमला करने का रिवाज नहीं था। और राजपूत की यही गलती थी जिस पर धर्मू दादा सुर्ख अंगारा बना हुआ था। राजपूत का जुर्म बिल्कुल वाज़े और साबित था, और बज़ाहिर उसके पास सिवाय माजरत करने के कोई जवाब नहीं था, मगर वो मुख्तलिफ हुज्जतें और दलाइल अपनी सफाई में पेश करता रहा। धर्मू दादा ने उसके तमाम एतराज़ात का रद्द दलाइल से किया था। उनकी तवील गुफ्तगू का इख्तिताम राजपूत की शिकस्त की सूरत जाहिर हुआ। धर्मू दादा ने तस्दीक चाही। यकीनन अपने जुर्म का इकरार करते हुए तुम्हें सजा काटने पर एतराज नहीं होगा। गहरा सांस लेकर राजपूत ने आंखें बंद की, लम्हा भर तौक़ुफ़ किया और फिर इत्मीनान से बोला, कत्ल करोगे? धर्मू दादा ने दो टोक फैसला सुनाया, हाँ। राजपूत ने दामने उम्मीद दराज किया, कोई और सूरत? धर्मू दादा ने नफी में सर हिलाया। राजपूत बरहम हुआ, तो पूछने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारा कैदी हूँ, मारना कौन सा मुश्किल है कि अदालत कायम किए बैठे हो। धर्मू ने कहा, तुम्हारी मौत को फिल्माऊंगा और मुंबई के हर गुरोह के दादा तक वो वीडियो पहुंचेगी, ताकि कोई ये न कह सके कि धर्मू ने ज्यादती की। राजपूत तंजिया अंदाज में बोला, तुम्हारा ख्याल है मैं कैमरे के सामने जुर्म कबूल कर लूंगा? धर्मू ने इंकिशाफ किया, तुम कर चुके हो। ये सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो चुकी है, फैसला भी हो चुका है, बस अमल करना बाकी है। राजपूत दादा ने फैसला कबूल करने का इंदिया दिया। बोला, मरने से पहले अपनी बीवी से बात करना चाहता हूँ, उसके बाद सजा पर अमल कर सकते हो। धर्मू ने अपना मोबाइल फोन उसकी जानिब फेंका। राजपूत ने बीवी का नंबर मिलाकर मोबाइल फोन कान से लगा लिया। मैं बोल रहा हूँ। उसने तारुफ की जरूरत महसूस नहीं की थी। चंद लम्हे बीवी की गुफ्तगू सुनकर वो हौसले से बोला, सिमरन बात सुनो, मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं है। याद है ना, कहा था तुम धरती की हर शय, हर फर्द और हर रिश्ते से मुझे ज्यादा प्यारी हो। यकीनन इस कौल को सच्चा साबित करने का वक्त आ गया है। शायद चंद लम्हों बाद मैं बाकी न रहूं। मैंने धर्मू दादा को मरवाने की साजिश की थी, उसके लिए किराए के कातिल मुकर्रर किए, मगर नाकाम रहा, और अब भगवान ने मुझे उसके कदमों में ला फेंका है। उसकी मेहरबानी कि उसने मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया। मुझे याद रखना सिमरन, अपने राजपूत को भूल न जाना। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। 2-3 लम्हे खामोश रहकर उसने बीवी की बात सुनी और फिर बोला, ये मुमकिन नहीं है सिमरन, मुझे अपना जुर्म कबूल है। उसूलों से इन्हिराफ मैंने किया था, अब सजा का हकदार भी मैं ही हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करना। जवाब सुने बगैर उसने राब्ता मुनक़ते किया और मोबाइल फोन धर्मू की जानिब फेंक दिया। मैं तैयार हूँ। उसके लहजे की लर्जिश वाज़े थी। चेहरे पर पसीना नमूदार हो गया था और चेहरा जर्द पड़ गया था। अपनी मौत को कबूलना निहायत मुश्किल होता है। मौत के लम्हे का निगाहों से ओझल होना भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, वरना दुनिया का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता। राजपूत की हिम्मत थी कि वो गिड़गिड़ाया नहीं था। धर्मू दादा ने पिस्तौल निकाला, उसकी मैगजीन उतार कर खाली की और सिर्फ एक गोली अंदर रहने दी। मैगजीन दोबारा चढ़ाकर उसने पिस्तौल कॉक किया। उसकी आंखों में सर्द मेहरी और सफा की छलक रही थी। उसके पिस्तौल सीधा करते ही राजपूत ने आंखें बंद कर ली। मैंने उसे मुखातिब किया, 1 मिनट धर्मू दादा। वो बेगानगी से मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं इत्मीनान से बोला, तुम गलत कर रहे हो। वो दुरुस्ती से बोला, मैं तुम्हारे मामले में मुखिल नहीं हुआ था। मैंने कहा, वहाँ तुम्हारी दखल अंदाजी को था ही क्या? एक आदमी से पुछगिछ कर रहे थे, तुमने क्या मुदाखलत करना थी? वो बोला, राजपूत की मौत का फैसला हो चुका है, इसके अलावा कुछ कहना है तो बोलो। मैंने कहा, राजपूत दादा की मौत का फैसला तुम कैसे कर सकते हो? माना इसने गलत किया और वही गलती तुम भी दोहरा रहे हो। जब किसी भी दादा का कत्ल तुम्हारी परंपरा में जुर्म है, तो राजपूत दादा का कत्ल भी जुर्म होगा, और इसकी मौत के बाद किसी दूसरे के लिए तुम्हें कत्ल करना जायज हो जाएगा। अलबत्ता तुम मुंबई के तमाम दादाओं की बैठक बुलाकर राजपूत दादा को आम गुंडा तस्लीम करवाओ, उसके बाद कत्ल कर दो। धर्मू बोला, ऐसी बैठक का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। किसी दादा को इसकी मौत में दिलचस्पी नहीं होगी। मैंने कहा, शायद ऐसा ही हो, मगर तुम्हारे एक दूसरे के कत्ल से इन्हिराफ करने की रिवायत टूट जाएगी। राजपूत ने गलती
ज्यादती की, उसे कामयाबी न मिली। तुम्हारी कामयाबी में कोई रुकावट बाकी नहीं है, लेकिन याद रखना राजपूत दादा के कत्ल के बाद ये सिलसिला रुकेगा नहीं। कोई भी राजपूत दादा के कत्ल की वजूहात जानने की कोशिश नहीं करेगा। एक रिवायत के खिलाफ जब कोई अमल होता है तो वो हर उस शख्स को तरगीब देता है जिसके दिल में इस रिवायत के खिलाफ कुछ करने का दाइया मौजूद हो। फिर हर मुनहरिफ की दलील रिवायत तोड़ने वाला बनता है। यकीन मानो राजपूत दादा का कत्ल एक नई जंग को जन्म देगा, एक ऐसी आग को भड़का देगा जिसके शोले तुम्हारे दामन तक भी पहुंचेंगे। वो तंजिया लहजे में बोला, तुम इसकी वकालत कर रहे हो कि इसे जबान दे चुके हो? मैंने नफी में सर हिलाया, ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत से वादा किया था कि मैं या लॉरा ब्राउन उसे कत्ल नहीं करेंगे और तुम्हारा इसे कत्ल करना मेरे वादे को नहीं तोड़ता। बाकी मेरा मकसद फकत समझाना है, क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, और अगर मेरे दलाइल तुम्हारे नजदीक गलत हैं तो कौन सा मैं तुम्हें बजोरे बाजू रोक रहा हूँ। उसने मुंह बनाया, तुमने मेरी जान बचाई थी, राजपूत भी तुम्हारी वजह से मेरे हाथ आया है, फिर मैं अपने मोहसिन की ख्वाहिश को कैसे ठुकरा सकता हूँ। मैंने कहा, अल्लाह पाक की कसम, राजपूत दादा के कत्ल पर मैं नाखुन बराबर भी तुमसे खफा नहीं हूँगा। मैं अब भी तुम्हारा फायदा चाहता हूँ। मेरा यहाँ कयाम निहायत मुख्तसर है और तुमने सारी जिंदगी यहीं रहना है। वो सोच में पड़ गया था। चंद लम्हों बाद उसने मैगजीन उतार कर बकिया गोलियां भरी, मैगजीन चढ़ाई और पिस्तौल होल्स्टर में रख लिया। ये ऐलान था कि उसने राजपूत के कत्ल का इरादा तब्दील कर लिया था। वो तंजिया अंदाज में मुस्तफसिर हुआ, अब इसका क्या करूं? मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए, ये तुम्हारा जाती मामला है। वो बोला, बकवास बंद करो और मुनासिब मशवरा दो। उसके लहजे में बेतकल्लुफी और अपनायत थी। मैं मुतबस्सम हुआ, तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है वसूल करके छोड़ दो। उसने मुंह बनाया, ये जुर्माना तो न हुआ। मौत को टलता देखकर राजपूत के चेहरे पर रौनक लौट आई। बोला, मैं दुगना दूंगा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, मैं चलता हूँ, बाकी तफसीलात तुम खुद तय कर लो। राजपूत ने बेसाख्ता आवाज दी, जीशान साहब। मैं रुक कर मुड़ा। वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला, मालूम नहीं तुम्हें मेरी वकालत की जरूरत क्यों पेश आई। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मुतबस्सम होकर ऊपर नीचे सर हिलाया और बाहर निकल आया। लॉरा मेरे कमरे में बेचैनी से मुंतजिर थी। विश्वास सिंह की कोठी में हम अलहदा कमरों में रह रहे थे, क्योंकि एक कमरे में रहने की कोई वजह नहीं बनती। मजबूरी की हालत में हम एक चारपाई पर भी लेटे रहे थे, और अब ऐसी मजबूरी नहीं थी तो हमारा अलहदा लेटना ही मुनासिब था। इस मामले में लॉरा भी मेरी हम ख्याल थी। बिलाशुबा पहनावे और गुफ्तगू के लिहाज से उसमें यूरोपियन लड़कियों वाली बेबाकी पाई जाती थी, मगर औरत और मर्द की ममनुआ हुदूद को फलांगने वाली बेहयाई उसमें बिल्कुल मौजूद नहीं थी। इस मामले में उसके ख्यालात मशरकी लड़कियों जैसे थे। अपने माजी में भी वो सिर्फ निक स्टुअर्ट की कुर्बत का बरमला एतराफ करती थी। इसके अलावा बकौल उसका माजी साफ था। मुझे देखते ही वो बेताबाना अंदाज में खड़ी हुई। इतनी देर लगा दी। मैं रुखाई से बोला, तुम्हें इंतजार करने को किसने कहा था? इतनी रात गुजर गई है, सो जाती। उसने मुंह बिगाड़ कर मेरी नकल उतारी, सो जाती। मैं झल्लाते हुए बोला, कहीं भागा तो नहीं जा रहा? सुबह भी बात हो सकती है। वो चिड़चिड़ाते हुए बोली, मुंह बंद और तफसील बताओ। मैं हंसा। बंद मुंह से तफसील बताने का तरीका मुझे मालूम नहीं। वो रूहान सा हुई, राजा तंग न करो। मसैरी पर नशिस्त संभाल कर मैंने उससे बैठने का इशारा किया। अच्छा बैठो। वो कुर्सी संभाल कर पुरिश्तियाक नजरों से मुझे घूरने लगी। मैंने राजपूत से सुनी हुई तमाम तफसील दोहरा दी। बीच बीच में वो जरूरी बातों की वजाहत मांगती रही। आखिर में उसने राजपूत और धर्मों के दरमियान होने वाले मुआहिदे की भी तफसील जानी और फिर कुर्सी छोड़कर उठते हुए बोली, अब आराम कर सकते हो। मैं तंजिया अंदाज में शुक्रिया कहते हुए लेट गया। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई, मगर सोना मेरी किस्मत में नहीं था। एक आदमी धर्मू दादा का बुलावा लिए आ पहुंचा। मालूम हुआ वो राजपूत को रिहा कर रहा था और जाने से पहले राजपूत ने मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैं कोफ्त भरे अंदाज में उधर बढ़ गया। मुझे यकीन था कि राजपूत ने एक बार फिर मेरा शुक्रिया अदा करने को मिलने की तमन्ना की थी। दोनों दादा खुशगवार मूड में शराब नोशी में मसरूफ थे। राजपूत उठकर मुझसे बगलगीर हुआ। राजा जीशान, एक बार फिर धन्यवाद, और धरिंदर शुक्ला को ब्लैकमेल करने का अहम मवाद तुम्हें करण चावला से मिलेगा। उसने शुक्ला के बारे में ऐसी ऐसी दस्तावेजात इकट्ठी कर रखी हैं जिन्हें शुक्ला साहब कभी मंजर आम पर नहीं आने देगा। तमाम मालूमात उसके दफ्तर की तिजोरी में महफूज हैं। ये इत्तला चंद दिन पहले मुझे करण चावला के खासुल खास आदमी से मिली है। इरादा था शुक्ला साहब को मुत्तला करूंगा, मगर मौका न मिल सका और उनसे मुलाकात से पहले ये हादसा हो गया। मैंने उम्मीद जाहिर की, क्या अब भी ये खबर अपने तक ही महदूद रखोगे? उसने नफी में सर हिलाया, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं तानाजन हुआ, गोया शुक्ला के सच्चे खैर खा हो। वो बोला, उसे न बताने में तुम्हारा क्या फायदा, या तुम करण चावला पर हाथ डालने का सोचे हुए हो? मैंने कहा, वो मेरा दर्द सर है। उसने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा, बोला, डर रहे हो कहीं करण को आगाह न कर दूं? मैं मुतबस्सम हुआ, अगर ऐसा होता तो तुम्हें बचाने को धर्मू दादा से तकरार न करता, तुम्हारे भाई विशाल गुप्ता की गर्दन उतार देता और तुम्हारे मुहाफिजों में से एक को भी जिंदा न छोड़ता। याद रखना, मैं उसूलों पर सौदे
सौदेबाजी नहीं किया करता। किसी बेगुनाह की जान लेना मेरे नजदीक सबसे बड़ा गुनाह है और एहसान करके बदला चाहने वाला ताजिर है जो अपनी नेकी का भाव चाहता है। वो बोला, याद रहे, करण चावला के दफ्तर की तिजोरी खोलना आम आदमी के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। कोई माहिर ढूंढ के ही उधर का रुख करना, वरना पकड़े जाओगे। उसने मेरी पीठ थपकी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, और धर्मू की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, चलना चाहिए। धर्मू दादा ने अपने दोनों साथियों को राजपूत के साथ जाने की हिदायत की। बाहर निकलने से पहले उन्होंने राजपूत की आंखों पर पट्टी बांध दी। उसे छोड़ने का मकसद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना हरगिज नहीं था, अलबत्ता उम्मीद यही थी कि अब उनके दरमियान पहले वाली दुश्मनी न रहती। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। पूरा दिन और आधी से ज्यादा रात बेआरामी में गुजर गई थी। अब जिस्म आराम का तलबगार था। मखसूस हालात में 48 घंटे मुसलसल जाग कर और हरकत में रहकर गुजार चुका था। ज़ब्त बर्दाश्त करना एक अलहदा मसला है। मौका मिलने पर आराम न करना किसी कायदे कानून में आता है और न ही इसकी सिखलाई या तरगीब दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।